वो कैसे हुआ है, कंप्यूटर जो बढ़ा है आगे और आज हम तक जिस रूप में आया है वो कैसे आया है और कहाँ से आया और किस रूप में आया, हमें ये देखना होगा। और जब हम इसी ओर जब ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है वो आज से काफ़ी पुराना है। और तो मतलब हम जब भारतीय परिवेश में देखते हैं तो हम बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन जो आधुनिक समय में करंट सिस्टम में जो हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं वो बताता है कि इसका हिस्ट्री लगभग 3000 साल पुराना है। और आज के समय में हमारे पास में जो कंप्यूटर उपलब्ध है वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक पर बना हुआ है ना। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डायग्राम्स पर, हमारे द्वारा दिए गए निर्देश पर कार्य करती है। हम उसको जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं वो वैसा काम करता है। मतलब हम उसको एक डाटा बना करके दे देते हैं और वो काम करता है ना। हम बाद में इस टॉपिक के बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारा कंप्यूटर पर एक और क्लास होगा, वो आपको बहुत कॉपरेट करेगा समझ पाने में कि कैसे कैसे हमारा कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो डेवलप किया है, और हम आज कंप्यूटर के बारे में और बेटर तरीके से हम कैसे कैसे जान पाएंगे और हम कंप्यूटर को कैसे अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ये जाने कि अगर हम कंप्यूटर को देख रहे हैं तो कंप्यूटर का हिस्ट्री लगभग 3000 साल पुराना हमें बताया जा रहा है। और कंप्यूटर जो है वो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर ही काम करता है। हम उसको जो डाटा दे देते हैं अपने पास में, उस डाटा को लेकर के उसी डाटा के आधार पर वो अपना काम करता है और हमें रिजल्ट देता है। तो क्या है कि देखिए, सबसे पहली बात आप देखिए कि कंप्यूटर की जब हम पढ़ेंगे इसका विशेषता क्या है, तो आप देखिएगा सबसे बड़ी बात, इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो है कि ये काम को बहुत तीव्र गति से करता है, बहुत तेजी से करता है और बहुत फास्ट डिवाइस है। जो कैलकुलेशन हम हाथ से बहुत देर से कर पाएंगे, शायद जल्दी से नहीं, जल्दबाजी में नहीं हो पाएगा, वो काम जल्दी से नहीं हो पाएगा, बहुत देर से करेंगे, वो काम भी कंप्यूटर बहुत तेजी से कर लेता है। और जैसा इसका हिंदी नाम जो है संगणक, यानी जो गणना हम बहुत देर घंटों लगाएंगे उसको ये माइक्रो सेकेंड सेकेंड्स में उसको ये गिन लेता है। आप किसी अपना बैंक बैलेंस देख लीजिए, बैंक बैलेंस की जानकारी चाहिए तो आपको कंप्यूटर की जानकारी चाहिए, और कंप्यूटर से के माध्यम से आज क्या हो रहा है कि हम हर एक क्षण अपडेट हो जा रहे हैं। बैंक बैलेंस, कहीं भी मेरा बैंक अकाउंट है लेकिन हम घर बैठे अपना बैलेंस चेक कर पा रहे हैं। तो इस तरह से एक बात और ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में दो टाइप्स जनरली हम जो काम करते हैं वो हम इंटरनेट पर काम करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये सिस्टम दो टाइप से होता है, एक इंटरनेट और दूसरा इंट्रानेट। तो हम जो अपने घर बैठे जो काम कर रहे हैं, घर में हम बैठे हुए और यहाँ से जो सिस्टम लेकर के हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, सारा ये सब हम इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जैसे हमारा स्टडी जो हो रहा है वो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जब हम इंटरनल वर्क की बात आएगी, जैसे बैंक अपना जो आपस में जो उनका जो काम होता है वो सारा, जैसे एक बैंक का एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से जुड़ा होता है, तो वो सब इंट्रानेट के माध्यम से जुड़ा होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसकी पहली तो विशेषता हमने देखी कि इसकी गति ये बहुत फास्ट है, ये बहुत तेजी से चल पाता है, इसकी गति बहुत फास्ट है। और शायद ये इतनी तेजी से काम करता है जितनी तेजी से कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। हमने लिखा और अगला क्षण हमें उसका रिजल्ट मिल गया, यही ना होता है। उसके बाद इसकी आप जब देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता, तो इसकी दूसरी विशेषता शुद्धता है, एक्यूरेसी। ये प्योरिटी पर ज़्यादा जोर देता है और इसके द्वारा जो रिजल्ट निकलता है वो बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत शुद्ध होता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है और आप जब काम करेंगे तो ये इतना शुद्ध होता है। इसकी विशेषता को हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो इसकी जो विशेषता है उसमें पहली विशेषता तो गति आ रही है, और गति के बाद में इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है इसकी शुद्धता। ये इसके द्वारा जो रिजल्ट हमारे सामने आता है वो बहुत हद तक प्योर होता है। कहाँ से गलत हो जा रहा है। हाँ देखिएगा, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। इसकी दूसरी विशेषता है शुद्धता, ये बहुत प्योर होता है।
उसके बाद में जो इसकी तीसरी विशेषता है वो है इसकी चयन की क्षमता, संचयन क्षमता। हम जो भी डॉक्यूमेंट इसको देंगे, हम जो भी डॉक्यूमेंट इसको देते हैं, इसकी संचयन क्षमता और इसकी जो आप ये देखिए, इसकी शुद्धता, संचयन क्षमता, उसके बाद इसकी स्वचालनता, ये स्वतः चालन, और नेक्स्ट अगली विशेषता होगी सक्षमता, सक्षमता, फिर सार्वभौमिकता, विश्वसनीयता और याद करने की क्षमता। ये इसकी इतनी विशेषता है, आपको दिख रहा है ना। इनकी ये कुल लगभग 8 विशेषताएं हैं कंप्यूटर की, और इनमें से हमने शुद्धता की बात की है, और शुद्धता के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम इसकी अगली विशेषता पर ध्यान दें तो हम ये पाते हैं कि इसकी तीसरी विशेषता हमने देखा संचयन क्षमता। ये जो इनकी जो विशेषता है उसको आप नोट कर लेंगे। संचयन क्षमता क्या है कि इसके अंदर की जो संचय करने की जो कैपेसिटी है, इसके अंदर संचय करने की जो कैपेसिटी है, जिसको जो डाटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत हाई होती है। इनका डाटा, पिक्चर, प्रोग्राम्स, गेम, वॉइस वगैरह वगैरह हम जो भी इनको देते हैं उसको ये कई वर्षों तक संग्रहित करके रख सकता है। मसलन अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको जो डाटा दिया था ये आज से लगभग 2 साल पहले मेरे पास आया हुआ था, तो लगभग 2 साल से ये डाटा मेरे पास में एज इट इज सेव है, एज इट इज सेव है। तो इसकी ये जो डाटा को अपने पास में स्टोर करने की क्षमता है ये बहुत ज़्यादा है। फिर ये प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा कंप्यूटर की गति के अनुसार उपलब्ध न हो तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं पहले। आज अगर कंप्यूटर हमारा कोई गति कर रहा है एक्सपर्ट और हम उतना तेजी से काम नहीं कर पा रहे तो हम क्या करते हैं कि पहले इसमें डाटा का स्टोर कर देते हैं और फिर उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं, और ये कर सकते हैं। इसकी चौथी विशेषता स्वचालन, ऑटोमेशन, अपना सारा काम लगभग स्वचालित रूप से करता है। यानी एक इसका एक विशिष्ट अर्थ होगा, ऐसा नहीं है कि इसको कोई चलाता नहीं है, अपने आप चलता है, बल्कि ये चलाता है लेकिन मशीन प्रोग्राम के अनुसार। आप इसको अगर एक बार अगर चालू कर दें तो वो अपने आप इसके अंदर आपने जो प्रोग्राम डाला हुआ है उस प्रोग्राम के अनुसार ये सारा काम अपने आप करता है, क्योंकि आपने उसको एक बार निर्देशित कर दिया है कि आपको ऐसा काम करना है। यदि आपने जो डाटा इसके मेमोरी में डाला, कंप्यूटर के मेमोरी में, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो ये एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देने तक ये काम करते रहता है। आमतौर पर हम सिस्टम का यूज़ कहाँ करते हैं? मार्कशीट बनाने के लिए। जैसे आपने अगर 6 विषयों की परीक्षा दी है और उसका टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट का अंक लिखने के बाद हम एक बटन दबाते हैं और फिर दूसरे सब्जेक्ट का अंक लिखते हैं, है ना। इस तरह हमको 6 बार करना पड़ेगा। एक का लिखेंगे, फिर इंटर मारेंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट का लिखेंगे, फिर इंटर मारेंगे, फिर तीसरे का लिखेंगे, फिर इंटर मारेंगे। लेकिन यदि हम कंप्यूटर सिस्टम में अगर इसका हम काम करें तो हम सब्जेक्ट का नंबर डाल के रखते हैं, और एक बार अगर हम डालते हैं तो वो सारा काम फिर स्वतः होते जाता है, हम केवल नंबर लिखते चले जाते हैं। इसकी जो 5वीं विशेषता है वो सक्षमता। आप देखिएगा कि कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो लगातार कार्य करते रहता है, बहुत लंबे समय तक वो बोरियत महसूस नहीं करता है। आमतौर पर मनुष्य बिना रुके कुछ ज़्यादा काम कर ले तो वो थक जाता है, वो कहता नहीं अब रुकना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर बहुत जटिल और रिपीट करने वाला काम को भी बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। वो काम करता रहेगा, उसमें त्रुटि नहीं होती है, त्रुटि छोड़ता भी नहीं है। लंबे समय तक एक ही काम को करते रहने पर भी वो थकता नहीं है, ये भी एक कंप्यूटर की विशेषता है।
यहाँ आपको एक प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है इस पूरे नोट्स में कि इनमें से क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। इन सारे के साथ कोई ऐसी बात लिखी रहेगी जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं होगी, या पूछा क्या विशेषता हो सकती है, तो 3 ऐसी बातें देंगी जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं होंगी और एक बात इनमें से कुछ रहेगा ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लंबे समय तक काम को करने की इसमें कैपेसिटी है। और छठी विशेषता है सार्वभौमिकता, यानी कंप्यूटर का जो महत्व है वो बहुमुखी है। ये कई तरह के काम को अपने हम जो इसको निर्देश देंगे उस निर्देश के आधार पर कर सकता है। ये बहुत इसकी सार्वभौमिकता का जो गुण है इसके कारण ये बहुत तेजी से सबके बीच में पॉपुलर भी है। क्योंकि हम जैसे अगर कंप्यूटर के साथ में अगर प्रिंटर लगा देते हैं और हम प्रिंट करने के लिए जाएं एक साथ, तो उधर हम प्रिंट करने के लिए इसको दे दिए हैं तो वो प्रिंट कर सकता है, और प्रिंट करने के साथ साथ अगर हम फोन लाइन में इसको जोड़ दें तो ये सारी दुनिया का इंफॉर्मेशन भी हमको दे रहा है। तो एक साथ 2 काम कर रहा है, एक तरफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, दूसरी तरफ उसी को ये प्रिंट भी करते चला जाएगा। तो इसकी सार्वभौमिकता है, ये बहुमुखी प्रतिभा का है। इसके अंदर एक साथ हम कई तरह का काम करते हैं। इसके अलावा इसके साथ हम तरह तरह का गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं, है ना। और हम बिजनेस वर्क, एजुकेशनल वर्क एक साथ अगर हम देखें तो इससे हम कई तरह का काम कर सकते हैं। ये इसकी छठी विशेषता है। और उसके बाद इसकी 7वीं विशेषता होगी, क्या आपको हमने अभी थोड़ी देर बताया था, अगर याद हो तो आप बता सकते हैं कोई। क्या हो सकती है इसकी 7वीं विशेषता? शायद इसकी 7वीं विशेषता है विश्वसनीयता। ये बहुत फेमस है। ये हर जगह हम जहां जहां जाएं ये फेमस है। कंप्यूटर को स्टोर करने की जो क्षमता है, इसको डाटा हमें देने की जो एक्यूरेसी है और याद करने की जो शक्ति है, इसके कारण ये विश्वसनीय हो रहा है। और इसके द्वारा हमें जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत रिलायबल होता है, वो बहुत विश्वसनीय होता है। उसमें गलती होने की क्षमता बहुत कम होती है। हम अगर कोई डाटा अच्छे से रिस्टोर कर रहे हैं आज, तो 10 साल के बाद भी उसी डाटा को बिना किसी परेशानी किए हमें तुरंत दे सकता है। अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में हमने जो डाटा आज से 4 साल पहले डाल के रखा था, आज 4 साल के बाद अगर उसको मैं निकालता हूं तो मुझे वो फिर से उसी डाटा को एज इट इज मेरे पास में उपलब्ध करवा देता है, जैसे कि तैसे। ठीक है। और इसकी 8वीं विशेषता है याद करने की क्षमता, पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। हम कई तरह की बात करते हैं, लेकिन अगर याद करने की बात आ जाए तो हमारी याद करने की एक सीमा होगी, है ना। हम महत्वपूर्ण बात को ही याद रखते हैं और वो भी कुछ समय के लिए, लेकिन कंप्यूटर सारी बातों को याद रखता है। इसको हम जो भी उपलब्ध करवा दे डाटा, वो महत्वपूर्ण हो या नहीं हो, इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, लेकिन वो याद कर लेगा। और हमें जब उस डाटा की आवश्यकता होगी वो हमें उसकी उपलब्धि करवा देगी। ये हमें उस चीज को हमारे सामने ला करके रख देगा। ये इनकी विशेषता हुई। और अब जो आगे बढ़ेंगे वो है इसकी सीमा, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या सीमाएं हैं, क्योंकि हम तो ठीक है, हम उपलब्ध हैं, हम कंप्यूटर में काम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई तरह की ऐसी कार्यावली है, कई तरह की ऐसी बातें हैं जो कंप्यूटर के अंदर नहीं है। तो वो इनकी सीमाएं हैं। वहाँ उनकी सीमाओं में से पहली सीमा है ज्ञान और बुद्धिमत्ता की कमी। कंप्यूटर वही काम करेगा, ठीक है, वो सारा काम कर लेगा, लेकिन वही काम करेगा जो डाटा इसको हम अवेलेबल करवाएंगे, जो निर्देश, जो डायरेक्शन इसको हम पहले से दे करके रखेंगे, है ना। अगर वो डायरेक्शन हमने इसकी जो डायरेक्शन पहले दिया है उसमें अगर थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो ये उसी काम को ठीक से नहीं कर पाएगा ना। इसलिए इसको हम जो डायरेक्शन देंगे वो सही हो, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर में व्यावहारिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता की कमी होती है। इसके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, विवेक शक्ति नहीं होती है। कंप्यूटर को हम जो सूचना देते हैं, यानी सही सूचना लेने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसको सही सूचना दें। हम छोटा सा भी गलती अगर सिस्टम में करते हैं तो उस छोटी सी गलती को भी कंप्यूटर स्वतः सुधारने में असमर्थ है। ये उसमें स्वतः सुधार
नहीं कर सकता है। इसकी जो दूसरी लिमिटेशंस है वो है अनुभव, ज्ञान और चेतना। मतलब कहने का भाव यह है कि इसके पास अनुभव की कमी है। मनुष्य अनुभव कर सकता है, जब मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप अनुभव कर सकते हैं, है ना। या इसी बात को मैं सुनूंगा तो मैं अनुभव कर सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर हमें जो डाटा देगा उसमें वो कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता है। फीलिंग्स नहीं है उसके पास में, चेतना नहीं है उसके पास में। और हम अपनी ज्ञान और अपनी चेतना से काम कर सकते हैं। ये डाटा आज अगर मेरे पास आया और मैं अपनी समझ से इसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर चेंजिंग नहीं कर सकता है। इसे मैं जब भी सूचना मांगूंगा ये वही सूचना देगा जो मैंने इसको दे करके रखा है। और इसकी जो तीसरी लिमिटेशंस है वो है कि ये फैसला नहीं ले सकता। कंप्यूटर अपने आप में कोई फैसला नहीं ले सकता है और न ही अपने आप ये कोई सूचना दे सकता है। ये हमें अपने आप कोई सूचना नहीं दे सकता है, स्वतः कोई सूचना नहीं देगा और ये कोई फैसला नहीं देगा। हम जो प्रोग्राम बना करके इसमें डालेंगे उसी के आधार पर ये सारा काम करेगा। फिर इसकी चौथी सीमा, इसका चौथा लिमिटेशंस है पदों का यानी स्टेप्स का पालन करके क्रिया। क्योंकि ये किसी भी काम को करने के लिए कुछ स्टेप्स का पालन करता है, वो प्रोसेस करता है और प्रोसेसिंग के आधार पे ही ये काम करता है। अगर उस प्रोसेसिंग में थोड़ी सी भी चूक होगी तो ये काम को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। यानी कंप्यूटर का कुछ ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर है, तो वो डिवाइस कंप्यूटर के अंदर सूचना पहुंचाता है, वो इनपुट डिवाइस कहते हैं उसको, है ना। आपको ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि कंप्यूटर में उस कंप्यूटर को सूचना देता कौन सा डिवाइस है, बाहर से कंप्यूटर के अंदर कौन सा कैसे सूचना जाती है, तो आपको वहां याद रखना होगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर सूचना जाता है और आउटपुट डिवाइस से बाहर सूचना आता है। तो कंप्यूटर के जिस हिस्से में जो हम इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर को सारी सूचना देते हैं, तो कंप्यूटर के जिस हिस्से में सभी प्रकार की गणना की जाती है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये एक आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा, है ना। ये हमेशा आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के जिस हिस्से में सभी प्रकार की गणना की जाती है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये आप याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो सूचना कंप्यूटर को दी जाती है उसको कंप्यूटर एक विशेष स्थान पर रख लेता है, इसी को हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। मेमोरी में ही सारा डाटा को वो स्टोर करके रखता है। और गणना करने के बाद कंप्यूटर जिस डिवाइस के माध्यम से हम तक वो परिणाम रिजल्ट को पहुंचाता है उसे आउटपुट कहते हैं। यानी पहले इनपुट से सूचनाएं कंप्यूटर में जाती हैं, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में उसकी गणना की जाती है, काउंटिंग की जाती है, और फिर उसको कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है और फिर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर सूचना को हम तक पहुंचाता है। तो यहाँ 4 डिवाइस हुआ, इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा मेमोरी और चौथा आउटपुट डिवाइस, है ना। तो ये इतना स्टेप है कंप्यूटर का, ये भी इसकी एक बाउंड्री है, ये भी इसकी एक सीमा है। वो इन स्टेप्स का पालन करके ही काम कर सकता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर का क्रमिक विकास, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। हम हाँ, तो लिमिटेशंस जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कंप्यूटर कहाँ तक काम कर सकता है, इसको एक बार हम लोग फिर से अच्छे से समझ लें कि कंप्यूटर की कुछ सीमाएं हैं काम करने की, वो कितना काम कर पाएगा। तो कंप्यूटर की जो 4 मेनली है, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की कमी, एक बार रिवीजन कर लेंगे। ज्ञान और बुद्धिमत्ता की कमी, उसके पास में नॉलेज नहीं है, वो हम उसको पहले से जो डायरेक्शन दे के रखेंगे वो उसी आधार पर काम करेगा। फिर दूसरा है अनुभव की कमी, वो अनुभव नहीं है उसके पास और फीलिंग्स नहीं है उसके पास में। तीसरा है वो स्वतः फैसला नहीं ले सकता है। और चौथा है वो स्टेप्स का पालन करता है, वो स्टेप के आधार पे कार्य करता है, बगैर स्टेप के वो कोई काम नहीं कर सकता है। हम पहले जो सूचना देते हैं कंप्यूटर को, यानी इनपुट डिवाइस के माध्यम से सूचना अपने अंदर कंप्यूटर लाता है और फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाकर उसको काउंटिंग करता है, सूचना को प्रोसेस करता है और फिर उसको मेमोरी में सेव रख के तब आउटपुट डिवाइस के माध्यम से वो हम तक सूचना पहुंचाता
है। ये लिमिटेशंस है कंप्यूटर का। और उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कंप्यूटर का क्रमिक विकास, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, तो कंप्यूटर का जो इतिहास है वो लगभग 3000 साल पुराना है। और आज के समय में हम जो कंप्यूटर को प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर की जो प्रणाली है वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक पर हमारे सामने आधारित है। और इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक से बनी हुई मशीनों के आधार पर वो सारा काम करता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक के आधार पे वो काम हमारे पास करेगा तो वो कैसे काम करेगा, उसका सिस्टम क्या है, इसको देखने के लिए जब हम जाते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि सबसे पहले वो हमारे पास ला करके पहला एक पार्ट होता है कंप्यूटर में, आप देखिएगा, वो है अवेकस। ये जो जब फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो सबसे पहला चीन में एक गणना यंत्र था जिसको हम कैलकुलेटिंग मशीन कहते हैं, वो अवेकस था। और अवेकस के माध्यम से ये भी एक यांत्रिक डिवाइस ही है जिसके आधार पे काम होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर अवेकस, हम कोशिश करते हैं कि आपके पास स्क्रीन शेयर हो तो शायद आप देख सके कि अवेकस कैसा हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि आप तक हम ये भेज देंगे, आप इसको भी देखिएगा। ये, हाँ, ये है अवेकस। देखिए स्क्रीन जा रही है ना, ये हमारा अवेकस है। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेज पे जो हमारा आया वो है एंडिंग मशीन। एंडिंग मशीन ये 1642 में यांत्रिक गणना यंत्र तैयार किया गया था। और उस समय ये एडिंग मशीन जो है वो एक, इसका जो दूसरा यंत्र एडिंग मशीन था उसका नाम था पास्कलाइन। पास्कलाइन, इसको ब्लेज पास्कल ने तैयार किया था। ब्लेज पास्कल एक विद्वान थे। आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि पास्कलाइन नामक गणना यंत्र को कौन बनाया। हालांकि उतने पुराने प्रश्न कम पूछे जाएंगे आपको इसमें, जो अभी जो इससे पहले का जो था उसमें ज़्यादा था, लेकिन फिर भी बाइलक कभी अगर पूछ दिया जाए तो आप तैयार रखेंगे इन प्रश्नों को। हाँ, तो ब्लेज पास्कल ने इसको तैयार किया था। फिर 1973 में जर्मनी के एक मैथमेटिशियन थे और फिलोसोफर थे, गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज, जिन्होंने पास्कलाइन का एक नया रूप तैयार किया और सबके सामने रखा। उसको हम बोलते हैं रैकनिंग मशीन।